जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में रह रहे होंगे और फरवरी के महीने का जो है आनंद ले रहे होंगे। गर्मियां जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आपको पता है। ये सब जो है हो रहा है किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 के 6 महीने की स्ट्रेटेजी के बारे में। दोस्तों, ये वो मौका है, या तो करो या मरो, डू और डाई की सिचुएशन। अभी अगर आपने कुछ करना है तो इन्हीं 6 महीनों के अंदर करना है। दोस्तों, वीडियो में पहले ही एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनेगी बट आपके सभी के सभी डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, उसमें आके मोटी मोटी बातें आके जो है बता के चले जाते हैं। एक्चुअली में किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, सब चीजों के बारे में जो है आज दोस्तों हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक बहुत फेमस जो है कोट है, फेमस तो नहीं कहूंगा मैं, ये सुबह मैंने आज व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था तो मुझे लगा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। अभी कंफर्ट जोन नहीं छोड़ोगे तो सारी जिंदगी अनकंफर्टेबल रहना पड़ेगा, जो कि बहुत सत्य बात है। दोस्तों, अभी मेहनत नहीं करोगे क्योंकि यही जो टाइम है आपका, ये जो जवानी के आपके जो साल हैं, अगर इस समय आप जो है मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, हार्डवर्क नहीं करोगे, तो डेफिनेटली आने वाली जो जिंदगी है वो आसान नहीं होगी। ठीक है, तो अभी से लग जाइए अपने इस जीवन के सफर में, जो है अपना शुरुआत करिए, हार्डवर्क करिए, अपने एम को जो है वो अचीव करिए, ताकि आने वाला जो टाइम आपको हो वो सुखमय हो, आपके पेरेंट्स की जो लाइफ हो वो चेंज हो, आपकी फैमिली जो है उसमें काफी सारी जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाते हो तो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है आपका 5 फरवरी 2025। ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन एक बार देख लीजिए, मैं आगे से हट जाता हूं। ये टाइमलाइन आप देखोगे, शुरुआत इस टाइमलाइन की हुई थी वहां पे अगस्त 2024 से। ठीक है, अभी जो है आप यहां पे खड़े हो, यानी कि आधा रास्ता जो है वो तय हो चुका है ऑलरेडी, और टारगेट आपका जो है वो 3 अगस्त 2025 है, सपनों का टारगेट। ठीक है, यहां पे जो है असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होने वाला है आपका 3 अगस्त 2025 को। इस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आधा समय जो है आपका वो जा चुका है, ये टाइम जो है आप वापस लेके नहीं आ सकते हो। ठीक है, समय की बहुत अच्छी बात क्या है, समय जो है वो बीत जाता है। ठीक है, जो लोग उसको यूटिलाइजेशन कर लेते हैं उन लोगों का इन इतने टाइम के अंदर पेपर 1 का सारा सिलेबस हो चुका होता है। अब जो है वो रिवीजन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट, फाउंडेशन बैच 1 के जो स्टूडेंट हैं, उनका ऑलमोस्ट जो है सिलेबस खत्म होने वाला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि अभी अगर आप शुरुआत करते हो तो आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, 200% क्रैक कर सकते हो, बस शिद्दत और मेहनत की जो है दोस्तों आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वीडियो 3 लोगों के लिए होंगी। पहले वो लोग जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो है सीपीएफ एग्जाम में अभी देने वाले हैं। दूसरा होगा रिपीटर्स, स्पेसिफिकली वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी सीपीएफ एग्जाम दिया है 2024 का, बट उतने अच्छे तरीके से जो है तैयारी नहीं हो पाई थी, तो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तीसरे वो लोग होंगे यहाँ पे जो हार्डकोर रिपीटर्स हैं, यानी कि 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम तो दिया है बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन की वजह से, चाहे वो पेपर 1 हो सकता है, चाहे वो पेपर 2 हो सकता है। तो तीनों ही लोग जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज एंड तक जरूर देखिए। काफी सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, काफी सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में उन चीजों को करना कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोगों के साथ कि ऑलरेडी सर ने बताया कि यार 6 महीने तो जा ही चुके हैं ऑलरेडी, वो टाइम तो वेस्ट हो गया आपका, बट बचे हुए 6 महीनों में क्या हम इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा अभी इस टाइम पे। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान किया होगा कि यार नए साल के साथ जो है शुरुआत करेंगे पढ़ाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जनवरी का महीना भी चला गया तो पढ़ाई आप नहीं कर पाए। ठीक है, सबसे पहली चीज तो मन में ये सोच लीजिए, जो बीत गया है उसको आप बदल नहीं सकते हो। ठीक है, जो टाइम आपको ऑलरेडी जा चुका है, आज 5 फरवरी है, उससे पहले का जितना भी समय आप उसको वापस नहीं ला सकते हो। ठीक है, हमारे हाथ में जो चीजें हैं हमें उनके ऊपर फोकस करना है। जो हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करें ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में हम आ जाए, वहां पे आपको फोकस करना है। तो जी बिल्कुल, सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2025 का एग्जाम जो है राइट स्ट्रेटजी, राइट डायरेक्शन के साथ जो है आप 200% जो है क्रैक कर सकते हो। अब बोलोगे कि सर आप ये ब्लू कलर, नीला कलर ये क्या लगाया आपने? ठीक है, तो आपकी जर्नी की जो है शुरुआत यहां से होने वाली है, यानी कि कल से, आज से 2 दिन बाद से लगा लो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और आपको पहुंचना है यहाँ पे अपनी मंजिल के ऊपर, जो कि है आपका असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक यहाँ पे। ठीक है, अब जर्नी जो है बिल्कुल स्ट्रेट है, उसमें बहुत इफ एंड बट्स नहीं है। जनरल जनरल 2-2 4-4 चीजें हैं वो आपको करनी है, बट आपको बीच में भटकाने वाली बहुत चीजें आएंगी। ठीक है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत चीजें आएंगी, इन डिस्ट्रैक्शन से बचना है आपको। ठीक है, कैसी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं? ये रास्ता बिल्कुल सीधा है,
सिंपल है, 6-7 घंटे डेली पढ़ना है, जो जो रिसोर्सेज बताए जाए उनको फॉलो करना है अच्छे से और प्रैक्टिस करनी है दबा के, ठीक है, ये काम है आपका सिर्फ। लेकिन बीच में कुछ कुछ आपके डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। क्या डिस्ट्रैक्शन आएंगी भाई? फोन चला ले, सोशल मीडिया चला ले, गेम खेलने चलते हैं, क्रिकेट खेलने चलते हैं, वर्ल्ड कप आ गया, आईपीएल आ गया, ठीक है, उसके बाद फलाना कोई गेम शुरू हो गया, ठीक है, फलाने की शादी में जाना है, मेले में जाना है, ठीक है, उसके बाद घूमने जाना है, बहुत सारी चीजें ऐसे आपके उसमें आएंगी, ठीक है। उसके बाद काफी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो फाइनल ईयर में होंगे, तो उनके सेमेस्टर के एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, महीना 1.5 महीना हो गया आपको पढ़ते हुए, कोई दोस्त आपका आएगा रैंडमली पूछेगा भाई और कैसी चल रही तैयारी, क्या क्या पढ़ रहा है, तो आप अपनी बुक लिस्ट उसको बताओगे, वो आके कहेगा नहीं यार इससे तो क्वेश्चन नहीं आते, तो एक काम कर इस बुक की जगह ये वाली बुक पढ़ ले, ठीक है। तो वो डिस्ट्रैक्शन अलग से होंगी, ठीक है। तो इन डिस्ट्रैक्शन से आपको जो है बचना है दोस्तों, ठीक है। यूनिवर्सिटी के एग्जाम इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर फोकस करना है फॉर श्योर। ये वो डिस्ट्रैक्शंस की बात मैं कर रहा हूं जो आपको, आप एक रास्ते पे जब चल पड़े तो मेक श्योर ये करना है कि उस पर ही आप चलते रहो। बार बार में ऐसा नहीं कि आज 6 महीने की मोटिवेशन वीडियो देख रहे हो, कल को फिर 4 महीने की देख रहे हो, फिर 3 महीने वाली देख रहे हो, नहीं। आज जो देखा उसी के ऊपर फोकस करो, प्लान बनाओ अपना खुद से और उसके ऊपर जो है फॉलो करके चले जाओ, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल भोले वाले हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है कि एग्जाम के बारे में क्या कुछ होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जिन्होंने एग्जाम दिया था, अनफॉर्चुनेटली पेपर 1 क्लियर नहीं हुआ, पेपर 2 क्लियर नहीं हुआ, मार्क्स कम रह गए, पेपर 2 में लिख ही नहीं पाए, तो आप लोग जो है एंड तक जरूर देखिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मन में कि चलो ठीक है सर, डिसाइड तो कर लिया कि जो है तैयारी शुरू करनी है कैसे तैसे करके, और फाइनल जो है मैं चाहता हूं कि मैं असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम क्रैक करूं और मुझे रैंक भी जो है चाहिए, ठीक है। पहले मैं एक छोटा सा मोटिवेशन आपको दे देता हूं। जो लोग पहली बार स्टडी फंडा को देख रहे हैं उनके लिए बता देना चाहता हूं मैं, दोस्तों आज के दिन एक असिस्टेंट कमांडेंट की स्टार्टिंग सैलरी जो है समवेयर अराउंड 1 लाख के आसपास है दोस्तों, ठीक है। अकाउंट में 90-95 हजार के आसपास आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की आपकी ड्यूटी कहां पे है, ठीक है। जैसे ही ये साल खत्म होगा 1 जनवरी 2026, या फिर मान लो अगले साल आज ही के दिन 5 फरवरी 2026 को आपकी सैलरी कम से कम, ज्यादा नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 1,40,000 से लेके 1,50,000 हो जाएगी। इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, आपको कैसे मैं मोटिवेट करूं, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फादर मदर जो है वो डेली वेज का काम करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं जेसीओ हैं, कोई कांस्टेबल रैंक पे काम कर रहा है, कोई हेड कांस्टेबल है, कोई एएसआई है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, कोई मेट्रो में जॉब करते हैं, कोई रेलवे में जॉब करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत जो है परिवारों के बच्चे जो है हमारी वीडियोस देख रहे हैं। कोई किसान बैकग्राउंड से आता है, किसी के पापा डेली वेज का काम करते हैं। तो इससे बड़ा मोटिवेशन दोस्तों आपके लिए क्या होगा? करने को आप सब कुछ कर सकते हो, कमी जो रहती है ना वो डेडिकेशन के अंदर रहती है कि यार करना तो है, सब सोचते हैं कि मैं करूंगा करूंगा, कर नहीं पा रहे हैं। रीजन बीइंग कुछ चीजें हैं जो आपको रोक रही है, वो आइडेंटिफाई करना है और उनको रेक्टिफाई करके अपना प्रिपरेशन के ऊपर जो है ध्यान लगाना है, ठीक है। अब बात आती है कि टारगेट क्या होना चाहिए सर, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ूंगा, सब कुछ चीजें करूंगा, बट मुझे एक टारगेट होता है ना कि यार मुझे यहाँ पहुंचना है। वो टारगेट क्या है? वो टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको सीपीएफ एग्जाम की कोई आइडिया नहीं है इस एग्जाम के बारे में, तो टोटल बच्चों 600 मार्क्स का जो है आपका पूरा एग्जाम होता है, ठीक है। 3 स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज है आपकी रिटन एग्जाम की, दूसरी स्टेज है आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मेडिकल, तीसरी स्टेज है आपकी इंटरव्यू की, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिजिकल वाली स्टेज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। मार्क्स के हिसाब से अगर कंसिडर किया जाए तो आपका आप देखोगे पेपर 1 जो है आपका 250 मार्क्स का होता है, पेपर 2 जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू जो है आपका 150 मार्क्स का होता है। यहाँ पे आप देखोगे तीनों को मिलाओगे अगर आप, तो 600 नंबर आपके बन जाते हैं, ठीक है। अब वो टारगेट क्या होना चाहिए कि यार मेरा सिलेक्शन मेरिट में आ जाए, ठीक है। अभी जो है करंटली अगर मैं किसी भी रैंडमली बच्चे से पूछूं कि भाई तूने तैयारी शुरू नहीं की है, 6 महीने का टाइम तेरे हाथ में है, तो तू क्या चाहता है? तो उस बच्चे का सिर्फ जवाब ये होगा, सर मुझे नहीं मतलब सीआईएसएफ मिले, बीएसएफ मिले, कुछ भी मिले, सिर्फ और सिर्फ व्हाट आई वांट इज कि फाइनल पीडीएफ में नाम हो जाए, असिस्टेंट कमांडेंट मेरे नाम के आगे या पीछे लग जाए, दैट्स इट। वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे सीआईएसएफ मिले, बीएसएफ मिले, क्या मिले, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, फिर वहां पे चीजें आती हैं कि भाई मुझे सीआईएसएफ चाहिए, जो भी चाहिए, ठीक है ना। तो एक वो मिनिमम मार्क्स का स्कोर क्या होना चाहिए कि इतने नंबर में ले आऊं तो 2025 की सीएपीएफ की जो लिस्ट है उसमें मेरा नाम आ जाएगा और मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन जाऊंगा। उतने मार्क्स जो है मुझे मिनिमम बताओ कितने हैं, ठीक है। तो वो मार्क्स जो है वो 4 चीजों के ऊपर डिपेंड आपके करेंगे, ठीक है। पहला है आपके वैकेंसी, कितनी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। दूसरा है आपका एग्जाम का लेवल, तीसरा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हो रहे हैं, और चौथा है आपकी मेहनत, ठीक है। वैकेंसी देखिए, अब वो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं पहले, ठीक है। टोटल टारगेट मेरी तरफ से जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अकॉर्डिंग टू द जो वैकेंसी आने वाली है उसके हिसाब से मिनिमम आप यार 340 नंबर का टारगेट सेट करके चलो कि 340 नंबर लाने मुझे कितने में से, 600 में से, ठीक है।
जिसमें मैं कोशिश करूंगा 140 से 150 नंबर की पेपर 1 में आ जाए, 100 नंबर के आसपास पेपर 2 में आ जाए और इंटरव्यू में 100 नंबर आ जाए। अब ऐसा नहीं कि फिक्स ही है कि पेपर 2 में आपके 100 नंबर ही आएंगे, हो सकता है 110 आ जाए, हो सकता है 90 ही आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इंटरव्यू में आप अच्छा परफॉर्म कर दो तो 110 नंबर यहाँ पे आ जाए। ओवरऑल कुल मिला के बात इतनी सी है कि 340 नंबर का मेरा टारगेट है, मिनिमम जो है 340 नंबर मुझे लाने ही लाने हैं। अब 340 का जो मार्क्स है ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ज्यादा चांसेस है कि नंबर घटेगा। क्यों घटेगा वो बता देता हूं। मान लीजिए आपका 340 का टारगेट है कि आज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई 340 नंबर ले आ, कितना भी मुश्किल पेपर आ जाए, कुछ भी आए, तेरा ऑलमोस्ट तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबर घट कैसे सकता है, ठीक है। जनरल जो ये टारगेट मैंने आपको बताया, ये बताया है 300 वैकेंसी के हिसाब से, अप्रोक्सीमेट 250 से 300 वैकेंसी अगर आती हैं तो आपको 340 नंबर लाने हैं। मान लीजिए आपकी वैकेंसी 300 की जगह आई 450 एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो जो आपका टारगेट है ना 340 नंबर वाले, घट के जो है 320 पे आ जाएगा। रीजन बिंग जो वैकेंसी यहाँ बढ़ेंगी तो ज्यादा बच्चे जो सिलेक्ट होंगे, ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होंगे तो कट ऑफ नीचे जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वो टारगेट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम का लेवल, पेपर अगर आसान आ गया तो बहुत सारे बच्चे ज्यादा नंबर ले आएंगे, अगर बहुत मुश्किल आ गया तो बहुत कम नंबर बच्चे ला पाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी टारगेट ऊपर नीचे हो जाएगा। उसके बाद है कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। अब ये हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि कौन बच्चा एग्जाम देने वाला है, कौन नहीं देने वाला। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपकी मेहनत, ठीक है। जो हार्डवर्क हम कर सकते हैं अपनी तरफ से, दैट इज द ओनली थिंग विच इज इन आवर हैंड, तो वो हमें करनी है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आए, एग्जाम का लेवल टफ आए, इजी आए, ये वो फालतू की बातें हैं जो बच्चे अमूमन ग्रुप्स के अंदर करते हैं। आप एज अ सिंसियर एस्पिरेंट अगर आप हो तो डेफिनेटली इन सब चीजों को छोड़ के आप अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए कि भाई मुझे 340 नंबर लाने हैं एट एनी कॉस्ट। आई डोंट केयर कि कितने वैकेंसी आ रही कितनी नहीं आ रही, ठीक है। देखता हूं मैं ग्रुप्स के अंदर डेली की डेली यही डिस्कशन चल रहा है कि भाई 400 वैकेंसी आएंगी, 500 आएंगी, ये आएगा वो आएगा, अब की बार तो 100 ही आएंगी, 200 आएंगी। क्या फर्क पड़ता है, आपको एक सीट लेनी है, मेहनत उसके लिए करो, ठीक है। और ऐसे बच्चों का मैं सच बताऊं सिलेक्शन कभी नहीं होता जो इस चीज के ऊपर ही आगे पीछे घूमते हैं कि वैकेंसी कितनी आएंगी, कट ऑफ क्या थी, ये थी वो थी, इन्हीं चीजों में डिस्कशन में लगे रहते हैं, पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। तो एक सिंपल सा टारगेट है, 340 नंबर का टारगेट रखो अभी फिलहाल। मैं ये नहीं कहूंगा कि 340 नंबर बहुत ज्यादा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि 340 नंबर बहुत कम है, ठीक है। अगेन वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, बट इतना है 340 नंबर अगर आप ले आते हो तो फॉर श्योर शॉर्ट आपका लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैकेंसीज की अगर बात करें, देखिए पिछली बार जो है 515 वैकेंसी थी, जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल थी क्योंकि इलेक्शन का ईयर था, तो इसलिए वहां पे 516 वैकेंसीज थी। अमूमन 250-300 वैकेंसी के आसपास रहती, तो इस बार भी होप्स हो कि 300 से 400 वैकेंसी आए। 300 से 400 के बीच में भी अगर आपकी वैकेंसीज आती है तो बहुत अच्छी वैकेंसीज मानी जाएंगी, क्योंकि 2021-22 के टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि 200 समथिंग, 179, 259 ऐसी वैकेंसीज आ रही थी। तो 300-400 के बीच में अगर आते तो भी वो जो है अच्छी वैकेंसीज कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बात आती है पेपर 1 के जो 125 क्वेश्चन आपके आएंगे, 250 मार्क्स जहां से आने हैं आपके, ठीक है। जो हमने टारगेट लेके हम चले थे, अगर आपको याद है तो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, ये वाला 140 से जो 150 नंबर आपको लाने थे, ये कितने में से लाने थे, 250 मार्क्स में से लाने थे, ठीक है। अब इसके लिए हमें देखना है कि यार कितने क्वेश्चन में कहां से क्या बनाऊं कि मेरा जो है मार्क्स उतने आ जाए 150 तक, ठीक है। पॉलिटी का जो आपका ये पैटर्न जो है 2020 से लेके 22-23 तक का ये पैटर्न है, 2024 का ये पैटर्न यूपीएससी का देखने को मिला है क्वेश्चंस का, ठीक है। पॉलिटी के लिए 15 से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री के लिए 20 से 22, साइंस 30 क्वेश्चन, 18 से 20, डिफेंस के 3 से 4, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, एनवायरमेंट के 1-2 क्वेश्चन, मिसलेनियस 4-5, करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन और मैथ एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन। ये पैटर्न था अभी से पहले का। 2024 में काफी सारे चेंजेस यहाँ पे इसमें हुए हैं। जैसे पॉलिटी में आप देखोगे 20 क्वेश्चन से घट के 12 ही क्वेश्चन रह गए, हिस्ट्री में 22 क्वेश्चन जहाँ पे आते थे वहां 15 ही रह गए, यहाँ पे साइंस में जो है 28 क्वेश्चन। ये कंसिस्टेंटली है, लास्ट के 5 सालों से जो है साइंस एकमात्र सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे उतने ही क्वेश्चन आपके देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी की बात करूँ तो अगेन 18 क्वेश्चन है, डिफेंस इस बार 0 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमिक्स के 12 क्वेश्चन, ये इसका वेटेज जो है बढ़ा इकोनॉमिक्स का, इस बार फिर से बढ़ेगा, तो इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लेना। एनवायरमेंट के 0 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस 4 से 5, करंट अफेयर के 18 क्वेश्चन और मैथ एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चन। यानी कि अगर आप इसमें देखोगे मोटा मोटा मैथ एंड रीजनिंग, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ये वो सब्जेक्ट है इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं हुए हैं। तो ये प्राइमरली सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ओवरऑल जो है ध्यान देना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, सिलेबस को कवर करना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आती है बुकलिस्ट फॉर द पेपर 1, ठीक है। ये वीडियो स्पेसिफिकली हम पेपर 1 के लिए बना रहे हैं, पेपर 2 के लिए वीडियो जो है वो परसों आएगी। तो उस वीडियो को अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली कमेंट में सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि वीडियो फॉर पेपर 2, आई विल मेक अ पेपर 2 डेडिकेटेड वीडियो एज वेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, स्टडी फंडा का 6 मंथ का एक्सक्लूसिव बैच
पूरा कंप्लीट बैच रहेगा, पेपर 1 पेपर 2 हर एक चीज उसमें हम कवर करेंगे। ये बैच जो है 8th ऑफ द फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, यानी 3 दिन बाद इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ जो फीस इसमें रहेगी आपकी, वैसे तो फीस इसकी 12,000 की है, इस वीडियो के व्यूअर्स के लिए जो इसकी फीस रहेगी 9999 रुपीज रहेगी। कूपन कोड आपको लगाना है लास्ट 2025। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर 1 की तैयारी कर ली है, बट पेपर 2 में आप रह जाते हो अगर, तो ये बैच जो है हमारे यहाँ से कॉम्बो बैच 2025 का बैच 2 फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है, वीडियो क्लासेस वगैरह सब होगी, सिर्फ टेस्ट बाकी है, उनके 3 टेस्ट बाकी है, बाकी वो भी कंप्लीट हो गया है। ये सेकंड बैच जो है ये 15 फेब से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हो रहे हैं। स्टडी फंड ऐप पे जाइए, एनरोल करिए। कोई भी डाउट अगर है तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें दोस्तों लिमिटेड सीट्स हैं, लाइव क्लासेस होती हैं पेपर 2 की हमारी। रीजन बीइंग रिकॉर्डेड तो सब बेचते ही हैं, हम लाइव पे फोकस करते हैं। पेपर 2 की सारी लाइव क्लासेस होती है, तो सीट्स लिमिटेड है, जाके एनरोलमेंट जो है आप अपना करा सकते हो, व्हाट्सएप पे डाउट्स पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सिलेबस यूपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस जो है ये दिया है आपका, ठीक है। इसमें आप देखोगे एक एक लाइन में सारा का सारा सिलेबस दिया हो, बट इतना छोटा सिलेबस नहीं है दोस्तों। अगर आप उसको एक एक वर्ड को भी जो है डिकोड करने बैठे हो, जैसे ज्योग्राफी का ही देख लो, क्वेश्चन शैल कवर द फिजिकल सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जो फिजिकल वर्ड लिखा है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, तो पूरी बुक ही है फिजिकल ज्योग्राफी की, 16 चैप्टर है उसके अंदर, वो पूरी ही पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद सोशल है, सोशल वाले में 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी आपकी आती है। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, वो भी उसमें भी आती है। तो ये सारी की सारी ज्योग्राफी कंप्लीट है दोस्तों। तो इसके लिए डेडिकेटेडली आगे हम डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब चीज़ें, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बात सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसे किस हिसाब से उसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले दोस्तों 2-3 दिन का समय लो। देखिए वो डायलॉग आपने सुना होगा कि अगर मुझे 8 घंटे मिलते हैं एक पेड़ को काटने के लिए, तो 5-6 घंटे में जो है कुल्हाड़ी को अपना धारदार बनाने में लगाऊंगा। रीजन बीइंग जब आपकी कुल्हाड़ी शार्प हो जाएगी ना, तो वो पेड़ जल्दी काट देगी, राइट। तो वही चीज यहाँ पे पीवाईक्यूज एक बार देख लीजिए आप। सीएपीएफएसी एग्जाम के आज तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, रफली अराउंड एटलीस्ट 10 साल के तो देख ही लो, 2009 से लेके 2024 तक के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज देखो। फॉर एग्जांपल आपको ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करना है, ज्योग्राफी की फाइल उठाइए, उसके पीवाईक्यूज को एक बार एनालाइज करो, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी डेप्थ में पूछ रहा है, सब चीजें, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस में रिपीटेशन बहुत सारा है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन एक पूछा था इन्होंने, किस पे, ये आइसोटॉप के ऊपर एक कंसेप्ट है साइंस के अंदर आइसोटॉप का। सीएपीएफएससी 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा, यही सेम क्वेश्चन 2016 में पूछा, यही सेम क्वेश्चन ऐसा ही इन्होंने सीएपीएफएससी 2024 के अंदर पूछा। दैट्स व्हाई पीवाईक्यूज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यूज की अगर बात करें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। आज ही मैं जो है डाल दूंगा उसको जाके, ऑलरेडी पहले से अपलोडेड थे, पहले की जो फाइल थी 2009 से 23 तक की थी, बट ये लेटेस्ट फाइल जो है आज ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो है डालने वाला हूँ। जाके जो है आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टडी फंडा का टेलीग्राम का, उसका जाके ज्वाइन कीजिए। सारे के सारी फाइल आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली अवेलेबल यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। करना क्या है, मान लो आपको ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है, ज्योग्राफी का पीवाईक्यूज को एक बार एनालाइज करो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली आप 2 से 3 घंटे में पूरे ज्योग्राफी क्वेश्चंस के गो थ्रू हो जाओगे। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट होगा कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है, उसमें कीवर्ड है इनर प्लैनेट, ठीक है। आपके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि इनर प्लैनेट इनर प्लैनेट इनर प्लैनेट में क्वेश्चन देखा था। ये याद नहीं रहेगा कि कौन से साल में आया था, बट ये याद रहेगा कि इनर प्लैनेट के ऊपर कोई क्वेश्चन आया होगा सीपीएफ के अंदर ज्योग्राफी में, ठीक है। सोलर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है आपका, पढ़ोगे आप किसमें, एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी के अंदर 2 टाइप के प्लैनेट आपके, इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट। जैसे ही आप इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को पढ़ोगे, आपके माइंड में घंटी बजेगी कि भाई इनर प्लैनेट के ऊपर क्वेश्चन आया, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से जो है कवर करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीवाईक्यू सब्जेक्ट वाइज जो है मैंने बनाए हैं, तो इजिली अवेलेबल है स्टडी फंडा टेलीग्राम पे, वहां पे जाके जो है आपको इसको लेना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना बेसिकली। फिर आता है आपका ज्योग्राफी, उठाया आपने, पीवाईक्यूज किए, उसके बाद जो है ज्योग्राफी की बुक्स पढ़नी है। बुक क्या क्या पढ़नी है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे प्रोसेस देखते हैं। आगे आता है फिर टाइम, 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है कि यार जैसे मैंने बताया आपको कि 6 महीने में क्या एग्जाम क्रैक हो सकता है, 6 महीने में एग्जाम क्रैक हो सकता है, 200% हो सकता है, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो है फरवरी का महीना बाकी है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये 6 महीने जो है आपके पास बाकी है, 4 दिन अगस्त के मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए अगर आप 1 साल पूरा तैयारी करते हो तो जेन्युइन जो प्रोसेस है तैयारी करने का वो ये होता है कि पहले आप पढ़ाई करो। फॉर एग्जांपल आप ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम पढ़ रहे हो, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने फर्स्ट चैप्टर फिजिकल ज्योग्राफी का पढ़ा सोलर सिस्टम, जिसमें आप इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट सारे प्लैनेट्स के नाम, एस्टेरॉयड बेल्ट, क्यूपियर बेल्ट, ठीक है। उसके अलावा जो जो छोटी छोटी चीजें हैं, प्लैनेट्स के जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, एस्टेरॉयड क्या होता है, सब चीजों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है पढ़ने का, ठीक है, उसको पढ़ाई प्लस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये प्रोसेस होना चाहिए कि पढ़ा आपने और उसको अंडरस्टैंड किया,
उसके बाद जो है दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। रिवीजन कर लो आप, 1 हफ्ते बाद कर लो, अगले दिन कर लो, 1 महीने बाद कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर होता है प्रैक्टिस, दोबारा से पढ़ के फिर प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चंस को। लेकिन इस ये जो मेथड है इसमें सबसे बड़ा इशू क्या है, टाइम का। अगर आपके पास 1 साल पूरा होता तो मैं कहता है यार पहले 4 से 6 महीने ना आप पूरा पहले पढ़ो, रिवाइज करो साथ के साथ, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे फिर प्रैक्टिस करना। अभी दिक्कत ये है हमारे पास 6 ही महीने का टाइम बाकी है, ठीक है। तो अभी कौन सा मेथड है, ये मेथड जो हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। इसी टाइम में हमें पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। सो द बेस्ट वे, द मोस्ट इफेक्टिव वे राइट नाउ इज दिस वे। पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो, फिर रिवाइज करो। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने पढ़ा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल बार बार इसलिए दे रहा हूं कि बहुत इजी टॉपिक है, सब बच्चों ने ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका चैप्टर है सोलर सिस्टम, इसको पढ़ लो आप, ठीक है। पढ़ाई के बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, प्रैक्टिस। रीजन मीइंग ये प्रैक्टिस या तो आप रिवीजन के टाइम पे करोगे 3 से 4 महीने के बाद, उस टाइम पे ये चीज आपको याद नहीं रहेगी, क्योंकि सोलर सिस्टम तो चलो इजी है, उसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो वो आपको याद नहीं रहेगी। अभी आपने अगर पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आज मैंने 2 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक 2 घंटे में मान लो सोलर सिस्टम पूरा पढ़ दिया। अगर मैं 5 बजे ही उस सोलर सिस्टम का टेस्ट अगर लगा लूँ बाय चांस, तो मुझे वो क्वेश्चन याद रहेंगे, ठीक है। जो मैंने प्रैक्टिस की होगी वो भी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपकी जो मेमोरी है वो थोड़ी सी बिल्टअप होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिवाइज करोगे, सेम चीज आपको पढ़ना है, पढ़ लिया आपने अभी, रिवाइज नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कर लो एक बार। उसके बाद फर्स्ट रिवीजन जब आप करोगे 2 से 3 महीने के बाद, क्योंकि बीच में आपके और भी सब्जेक्ट है ना, तो जब आप रिवीजन करोगे तो रिवाइज करो, फिर एक बार टेस्ट दो, सेम वाला जो टेस्ट है इसको फिर दो एक बार टेस्ट, तो आपकी पक्की रिवीजन होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ना है और फिर जो है प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस किस चीज की आप कर सकते हो, या तो एमसीक्यूज की कर लो या पीवाईक्यूज की कर लो। पीवाईक्यूज की मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं कि क्वेश्चन जो है, एक तो आपको यूपीएससी के ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं, इजिली काफी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब एमसीक्यूज में आप ढूंढने चलोगे, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे, उसमें टेस्ट सीरीज में स्टैंडर्ड का फर्क आएगा कि अच्छी स्टैंडर्ड है नहीं है, ये है ना। दूसरा हो सकता है आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो कि अब आपको वो ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड करते हो, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है, ठीक है, अगर आप कहीं से भी कोचिंग ज्वाइन करो डजंट मैटर, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी करो डजंट मैटर, स्टडी फंडा से पढ़ो डजंट मैटर, कहीं से भी कुछ भी करो, मेक श्योर आपको 2 चीजें करनी है। पहला, कंसिस्टेंटली इसको पढ़ना है, दूसरा साथ के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड के जितने भी पीवाईक्यूज आपके आए हैं आज तक, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सोलर सिस्टम के आज तक यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आया है, वो आपको एज अ प्रैक्टिस के लिए एक टेस्ट मिल जाएगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, ठीक है। कहां मिलेगा, यूपीएससी ऑल इन वन, दिस इज द एक्सक्लूसिव कोर्स वी हैव मेड। यहाँ पे आपको पहले पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करना है, फिर इसको रिवाइज करना है, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम कवर्ड है, सीएपीएफएससी, सीडीएस, एनडीएस, एसएफएससी, एलडीसी, थक जाओगे आप, इतने सारे एग्जाम के क्वेश्चन हमने एक ही जगह कंपाइल किए, ठीक है। सोलर सिस्टम में आज तक टोटल 50 से 60 क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी के पेपर्स में, और सोलर सिस्टम आपने पढ़ा, 50 से 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करो, रिवाइज कर लेना मतलब नेक्स्ट डे अपना, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, ऑन द स्पॉट जो भी आपने पढ़ा वो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा कि कितना दिमाग में घुसा कितना नहीं घुसा, और रिवाइज जब आप करोगे तो सेम टेस्ट को एक बार और लगा लो। अभी मान लो आपने 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, 100 मार्क्स का टेस्ट है, हो सकता है कि आपने ताजा जो पढ़ा है उसमें से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 100 में से 100 नंबर ले आओगे, बट 100 में से 50-60 नंबर कुछ तो लाओगे, 20-25-30 क्वेश्चन कुछ तो ठीक करोगे। बाकी के जो बचे हुए जो नेक्स्ट टेस्ट आप दोगे, तब जो है आपको देखने को मिलेगा कि यार जो मेरा स्कोर 50-60 पे था, वो नेक्स्ट वाली रिवीजन करके बाद जब टेस्ट आप दोगे तो एटलीस्ट आपका स्कोर ज्यादा नहीं कहूंगा, कम से कम 70-80 तक तो इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है। ये कोर्स है, एक्सक्लूसिव है, स्टडी फंडा का ही बनाया हुआ है, बहुत मिनिमल फीस है, 99 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। 100 रुपए में तो आजकल पिज्जा भी नहीं आता दोस्तों, ठीक है। जाके वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लीजिए, वहां पे इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, एनरोल करिए, मजा करिए। इतने क्वेश्चन है आप थक जाओगे, पूरी बुक के बेसिस पे है, फिजिकल ज्योग्राफी के अलग है, इंडियन ज्योग्राफी के अलग है, 12th क्लास के बुक्स के ऊपर अलग क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज बहुत सारी चीजें इसमें, जाके एक बार देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि लो आप, बट जाके एक बार चेक कर लो कि कितना टाइम आपका बचेगा, इसकी कोई हद नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, इसका टारगेट है आपके पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने का टाइम है। मैं ये चाहता हूं कि आप 2 रिवीजन एटलीस्ट करो यहाँ पे, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। रिवीजन जरूरी क्यों है दोस्तों, देखिए पढ़ने को तो कोई कुछ भी पढ़ ले, जब तक एग्जाम में वो चीज आपको याद नहीं आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, इजंट इट। तो उसके लिए आपको रिवीजन करना जरूरी है, तो एक रिवीजन तो मैं आपकी पहले ही करवा रहा हूँ, ठीक है।
पढ़ाई करी, साथ में टेस्ट लगाया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में रिवाइज कर लिया, एक रिवीजन तो वो होगी। बट फिर भी मैं ये कंसीडर करता हूँ कि यार उस रिवीजन को तो तुम मानो ही मत, ठीक है। रीजन बीइंग इतने शॉर्ट टाइम पे इंस्टेंटली चीजें याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हो तो वो चीजें याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आता है फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन। अब बात आएगी सर आप तो सीधा रिवीजन पे ही आ गए, सिलेबस तो पढ़ाओ। वही है, सिलेबस का है, शेड्यूल देख लेते हैं एक बार किस किस हिसाब से कब कब आपको क्या करना चाहिए। पूरा डेडिकेटेडली मैंने बनाया है, सफिशिएंट टाइम है, मेहनत करने वालों के लिए सफिशिएंट टाइम है, मस्तीखोर, टाइम पास, इधर उधर भटकने वाले भटकल बंधुओं के लिए कुछ भी कर लो भाई, कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, ठीक है। सिंसियरली पढ़ोगे तो ये मैं आपको बताऊं, देखिए 8 फरवरी से लेके 5 मार्च तक का मैंने यहाँ पे टाइम डाला है, तकरीबन 26 दिन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। 26 दिन में आपको क्या क्या करना है, पूरी ज्योग्राफी पढ़नी है, पूरी पॉलिटी पढ़नी है, सितंबर अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर पढ़ना है, और बेसिक्स ऑफ एसे एंड रिपोर्ट्स जो है सीखनी है, और मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। होगा कैसे, आप कहोगे कि सर आपने तो लिख दिया 25 दिन में, होगा कैसे वो आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी अब इसके करने के दो तरीके हैं। अगर आप देखो स्टडी फंडा के कोर्सेज से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इजिली आप इसको 20 दिन में भी कर सकते हो सारे सिलेबस को। ज्योग्राफी कंप्लीट हमने 45 घंटे की पढ़ाई है, पॉलिटी सारी हमारी 40 घंटे की, तो टोटल जो है 90 घंटे का कोर्स है सारा ही, 90 का भी नहीं हुआ, 85 का ही हुआ, ठीक है। इजिली आप करोगे तो 100 घंटे में आराम से कर दोगे, 25 दिन में अगर 5 घंटे भी आप पढ़ लोगे तो भी कवर हो जाएगा, ठीक है। बट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या किसी और कोचिंग से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उसके लिए कैसे करना है, 3 से 3.5 घंटे का स्लॉट यहाँ पे बनाओ, 3 घंटे का स्लॉट यहाँ पे बनाओ, 2 स्लॉट्स के अंदर आपको पढ़ना है, एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है, एक सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है। ये जो करंट अफेयर है डेली थोड़ा थोड़ा, अब देखिए सितंबर की करंट अफेयर की जो मैगजीन्स है 30-35 पेजेस में होंगी जनरली, जितनी भी अवेलेबल है मार्केट में मैगजीन्स, उसमें 30-35 पेज होते हैं, चाहे स्टडी फंडा के ले लो या दूसरे सीएपीएफ के जो इंस्टीट्यूट है जो मैगजीन बनाते हैं उनकी भी आप कंसिडर कर लो, कोई इशू नहीं है। 30-35 पेजेस होते हैं तो टोटल 100 पेज हैं आपके, ठीक है। 100 पेजेस में से डेली के आप देखोगे 25, उसमें 4 ही तो पेज पढ़ने हैं एवरेज, 4 पेज पढ़ लो, या इसको संडे कवर कर लो कि एक संडे को मैं एक मैगजीन पढ़ूंगा, दूसरे संडे को दूसरी मैगजीन पढ़ूंगा, ठीक है। ये जो क्लासेस हैं ये बेसिक अगर आपको करना है तो सारी की सारी यूट्यूब पे हम फ्री सीरीज चला रहे हैं, उनको देख के कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये है कि नहीं सर मुझे तो प्रॉपर ही करना है, प्रॉपर गाइडेंस के साथ करना है, तो कोर्स अवेलेबल हमारे, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से पढ़ोगे तो 25-26 दिन में आपकी ज्योग्राफी पॉलिटी इजिली खत्म हो सकती है। सेकंड सब्जेक्ट जो उठाने हैं वो उठाने आपको 6 मार्च से लेके 31 मार्च तक, 25 डेज अगेन मिलेगी यहाँ पे आपको। साइंस की सिर्फ और सिर्फ 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी एटलीस्ट पढ़ लो, इतना भी पढ़ लोगे मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा ये। उसके बाद मैथ एंड रीजनिंग के जो पीवाईक्यूज हैं उनके बेसिस पे बुक्स आती है आपके RS अग्रवाल की, और भी जो भी बुक है उनके थ्रू पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, और टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट वन है वो आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर जनवरी फरवरी का एक करंट अफेयर कर लो, प्रेशर राइटिंग, आर्ग्यूमेंट और कॉम्प्रीहेंशन, इसकी जो है आप वीडियोस देख लीजिए, कोर्स ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिए, और साथ में मॉक लगाए। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने मॉक लिखा है, यहाँ पे मॉक लिखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डे 1 पे या फुल एंड टेस्ट लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। बट मेक श्योर ये करना है कि आप राइटिंग जो है फरवरी के महीने से ही शुरू करो। रीजन बीइंग बच्चे क्या करते हैं, पेपर 1 में लगे रहते हैं कि सर पेपर 1 करूंगा करूंगा करूंगा, लास्ट में जब 2-3 महीने रहते हैं ना, फिर दिखता है पेपर 2 को इतना बड़ा सिलेबस, आदमी हिम्मत हार जाता है, ठीक है। तो शुरू से ही कितनी गलती करो डजंट मैटर, बट मेक श्योर आप छोटे छोटे मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट जो आपको देना है, पेपर 2 की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करिए, ठीक है। डजंट मैटर आप स्टडी फंडा से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर आप किसी और सीपीएफ कोचिंग से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, कोई मतलब नहीं है, पर मेक श्योर आप जो है मॉक टेस्ट जरूर दो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दीजिए, ऐसे लिख के चेक करवा लो, कुछ भी करो पर प्रैक्टिस करनी, ठीक है। फिर आएगा आपका अप्रैल का महीना। अप्रैल में आप 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जो है हिस्ट्री और साथ में इकोनॉमिक्स एंड डिफेंस ये कवर करना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक जो इशू आता है वो ये है, सर मेरी ज्योग्राफी अच्छी है पर मेरा दूसरा सब्जेक्ट वीक है, तो यहाँ पे ज्योग्राफी की जगह आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो जो आपका वीक है। अगर आपकी यहाँ पे साइंस अच्छी है तो दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, ठीक है। ये आपको देखना है कि आप कैसे उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। बाय द वे PDF जो है ये भी मैं स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्च का महीने का सिर्फ करंट अफेयर आपको पढ़ना है। यहाँ पे जो टाइम आपका बचेगा मैगजीन का वो आपको इधर अलॉट करना है, और अगेन मॉक टेस्ट आपको देने हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 15 अप्रैल तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपका सिलेबस जो है, सॉरी ये 15 अप्रैल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका पूरा अप्रैल आएगा। यहाँ पे 15 मई तक लिखना था, सॉरी मैं भूल गया, ठीक है। अब 15 दिन में तो पॉसिबल नहीं है, तो अप्रैल का महीना पूरा और यहाँ पे मई के 15 दिन, ठीक है। तो कितने हो गए, 45 डेज हो गए। 45 डेज में आपको हिस्ट्री पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, डिफेंस जो अगर आप तरकीब से पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन का काम है, खत्म। इकोनॉमिक्स में 1 हफ्ता लगा लो, यानी 10 दिन में दोनों आइटम ये खत्म कर सकते हो। हिस्ट्री बचता है, थोड़ा सा टफ है, सिलेबस भी बड़ा है, तो इसमें थोड़ा टाइम ले लो। पिछली कोई बैकलॉग बची है तो वो फिनिश कर लो, और उस हिसाब से आपको जो है करना है यहाँ पे। अब आएगी आपकी बात यहाँ पे 15 मई से लेके
आगे तक की। तो 1.5 महीना मैंने दिया रिवीजन के लिए, जिसमें आपके ज्योग्राफी साइंस यहाँ पे आपको शुरू करने हैं, साथ में डिफेंस यहाँ करना है, पॉलिटी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, ये चारों पांचों सब्जेक्ट जो है शुरू करने हैं। अप्रैल की करंट अफेयर पढ़ना है, मई की करंट अफेयर पढ़ना है, फुल मॉक दो यहाँ पे पेपर 1 के और 2 के, ठीक है। लास्ट का महीना आपका आता है जुलाई का, जुलाई में जो है आपको फाइनल रिविजन करनी है, चाहे वो आपका सब्जेक्ट 1 हो 2 हो, डजेंट मैटर, पूरा का पूरा जो है पूरा सब्जेक्ट जो है 1 महीने में आपको रिवाइज करने हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये है आपका पूरे सब्जेक्ट्स का प्रोसेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट, बुक्स की बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। पॉलिटी के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। देखिए अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, अगेन मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कोई किसी को भी मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ इस चीज में, आपकी चॉइस है, देखिए ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मेक श्योर इंडियन पॉलिटी की बुक जो है इसको विदाउट स्किपिंग, ये मत सोचना कि मैं फलाने नोट्स कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, नहीं होगा भाई, रीजन बीइंग चीजें कवर नहीं होती हैं, ठीक है। लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है, 700-800 पेजेस हैं, तरकीब से जो है तसल्ली से बैठ के दिल लगा के पढ़ो, किताबों से प्यार करोगे सिलेक्शन हो जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो, किसी का भी करो, मेरा कर लो, स्टडी फंडा का कर लो, किसी और का कर लो, उसमें क्या होगा, टीचर आपको टू द पॉइंट चीजें बताएगा और चीजें आपको समझा जल्दी देगा, ये बेनिफिट होता है सिर्फ कोर्स का, ठीक है। हमारा कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ 45 आवर्स का है, 40 to 45 आवर्स, जिसमें आपका पूरा का पूरा पॉलिटी, लक्ष्मीकांत के जो है जितनी भी चीजें हैं सब हमने कवर करी है, तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो। देखिए आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो बिल्कुल आपका टाइम बहुत बचेगा स्टडी फंडा कोर्स से, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, तो भाई बुक अवेलेबल है, आंख मिच के लग जाओ, 8-8 10-10 घंटे शरीर को जो है ना तपा दो बिल्कुल मेहनत में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिग्रेट करो यार काश थोड़ा और पढ़ लिया होता तो एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता, वो काम मत करना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में 600-700 पेजेस है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, 11th-12th की एनसीईआरटी जो है वो पढ़ लीजिए, साथ में मैपिंग जो है इंडिया और वर्ल्ड की जो है ये कर लो, जिस चीज़ों का टाइम लगे तो पढ़ लो, नहीं लगे तो बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगेन फिर आप बोलोगे कि सर प्रमोशन कर रहे हो, बट मैं अगेन कोर्स के अंदर मैंने आपको जो है 6ठी से लेके 10वीं की एनसीईआरटी भी पढ़ाई है, साथ में 11th-12th की पढ़ाई है, साथ में जीसी लियोंग भी पढ़ाई है। 6ठी से 10वीं में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो 11th-12th में नहीं दिए हुए, हमने वो अपने कोर्स के अंदर कवर किए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बहुत सारे टॉपर बोलेंगे कि सर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है, सॉरी, बहुत सारे टॉपर बोलेंगे कि आपके 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी पढ़ लो, उससे एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सीजन फॉर्मेशन, उसके बाद आपका टाइम जोन का जो कंसेप्ट है वो, इस टॉपिक को आप 11th और 12th क्लास के एनसीईआरटी में ढूंढ के दिखा दीजिए, आपको मिलेगा ही नहीं। और लास्ट ईयर कम से कम, मतलब लास्ट के जो कुछ साल हैं, 25 से 30 क्वेश्चन सिर्फ इसी एक टॉपिक से आए हैं, तो ये हमने अपने कोर्स के अंदर ही जो है अच्छे से इसको कवर किया है। तो जो लोग कोर्स के ऊपर डिपेंड रहना चाहते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ज्योग्राफी के लिए आपको ना कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कोई जीसी लियोंग पढ़ने की जरूरत है, सारा सिलेबस मैंने खुद से कवर किया है, मैंने खुद वीडियोस बनाई है ज्योग्राफी के, और 45 आवर्स के आसपास का टोटल कोर्स है हमारा, जिसमें आपके सारे का सारे सिलेबस कवर है, ठीक है। जो लोग खुद से पढ़ रहे हो तो आप एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो 11th और 12th के एनसीईआरटी तो कर ही लो, ठीक है, साथ में आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आप कवर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद मैपिंग के लिए जो है हमारी बुक आती है एक, मैपिंग मेड फन, ये बुक जो है आप परचेज कर सकते हो, 250, 300, 350 रुपये की होगी मेरे ख्याल से, सारी आपकी जो है ज्योग्राफी भी यहाँ से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। चलिए हिस्ट्री की बात करें तो जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे, डू द स्मार्ट वर्क हियर, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होता है बच्चों का, तो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतने सारे ऑप्शंस होंगे आपके सामने कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो फलाना ढमकाना, कुछ नहीं, इस सबको जो इग्नोर करो, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज़ें कर लो आप। 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो, इधर आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो है एनसीईआरटी आती है वो कर लो, और साथ में जो है लूसेंट की जीके की बुक आती है, यहाँ से आप अपना हिस्ट्री को कवर कर लीजिए, 100-120 पेज होंगे, ठीक है। थीम्स की एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर और आपका स्पेक्ट्रम, उन लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है 2-3 बार, तो रिवाइज कर लेना। स्टार्टिंग में बिल्कुल फ्रेश अगर आप हो तो स्टार्टिंग में मत पढ़िए क्योंकि बहुत बड़ी बुक है, मूड खराब हो जाएगा, आपको दिखेगा ना कि 20 क्वेश्चन है, 20 में से एक भी क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी नहीं आए आपके स्पेक्ट्रम से, तो आप किसको गालियां बकोगे, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस हिसाब से कर सकते हो आप। नेक्स्ट है आपका साइंस, अगेन 25 से 27 क्वेश्चन आपके 9वीं और 10वीं की ही एनसीईआरटी से आते हैं, इसको अच्छे से कवर कर लीजिए 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी को। और एक्स्ट्रा एज अगर आपको चाहिए तो 11th एंड 12th क्लास के कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, अगर आपको वो टॉपिक्स भी चाहिए कि सर मेरी साइंस अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि और मार्क्स स्कोर करने हैं, तो मुझे बता दीजिए, मैं स्पेसिफिकली डेडिकेटेड एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो साइंस 11th-12th के टॉपिक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स है, 10 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स को प्लीज स्किप मत करना, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ये 3 एनसीईआरटी पढ़नी है आपको,
ज़्यादा नहीं, 150 एक पेज होंगे, 150-200 पेज, ठीक है। इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आएंगे, 200-300 पेज होंगे, सॉरी ऊपर ध्यान नहीं दिया मैंने, वैसे इससे कम ही होंगे, 200 के अराउंड ही होंगे, ठीक है। बाकी देख लेना आप। नेक्स्ट है आपका मैथ एंड रीजनिंग, अनदर छोटा सी सेट, तो उसके लिए तैयार रहिए। मैथ जो है थोड़ा सा टफ आने लगा है आजकल, तो RS अग्रवाल की बुक है, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया है। अगर आप चाहते हैं एक और वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, इसके ऊपर भी स्पेसिफिक टॉपिक कौन से पढ़ने हैं वो वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफेंस आता है तो फ्री के 8-10 नंबर है। देखो अगर डिफेंस एक ऐसा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा तो 3-4 क्वेश्चन लगातार आ जाएंगे, नहीं आएगा तो जीरो। जैसे 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, 2022 में जो है 14-15 क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने डिफेंस के, ठीक है। तो डिफेंस का जो है सिंपल सी एक छोटी सी बुकलेट आती है हमारी, हार्डली 50 एक पेजेस होंगे इसमें, ठीक है, डिफेंस के सिर्फ। तो ये आप ऑर्डर कर सकते हो, आई थिंक 400-500 के आसपास की होगी डिलीवरी समेत, ठीक है। अगर PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल हो, थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। और टॉपिक्स आपको चाहिए कि नहीं डिफेंस तो हम खुद ही प्रिपेयर करेंगे अपने से, टॉपिक्स हमें चाहिए तो कमेंट में कमेंट कर दो, तो आपके लिए कमेंट भी कर देंगे तो कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका करंट अफेयर, 18 क्वेश्चन आपके आते हैं करंट अफेयर के अमूमन। मंथली मैगजीन आती है, प्रतियोगिता दर्पण की आती है, स्टडी फंडा की आती है, अदर CAPF इंस्टीट्यूट्स की भी आती है। अगर आपको उनके ऊपर भरोसा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो उनकी करंट अफेयर्स, क्योंकि डेडिकेटेड, देखिए सिविल सर्विसेज की जितनी करंट अफेयर की मैगजीन आती है उसको मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीजन बीइंग वो सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से होती है। CAPF के अंदर वन लाइनर डायरेक्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं, 18-20 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से 14 क्वेश्चन तो हमारी मैगजीन से डायरेक्टली यूं के यूं आए थे, 2024 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इससे ज्यादा लेने तो फिर कोई और सोर्स देख लीजिए। अगर ये है कि सर 14 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बहुत है, इससे काम चला लेंगे, तो स्टडी फंडा की मंथली मैगजीन आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट का है, 2 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक एनवायरमेंट है, 30-40 पेजेस का ही कंटेंट होता है। मेनली जो फोकस रहता है कन्वेंशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उसके बाद टर्मिनोलॉजी वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो शंकर IAS तो बिल्कुल मत पढ़ना, इसके लिए प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं इन टॉपिक्स को आप जो है फॉलो कर लीजिए, ठीक है। इजिली आप जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे यहाँ से। फिर आता है सरप्राइज। सरप्राइज क्या सरप्राइज दे आपको, ठीक है। सरप्राइज दोस्तों यही है, देखिए जीवन में कभी भी किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है, याद रखना हमेशा। और जो भी व्यक्ति शॉर्टकट के पीछे भागता है वो कभी कामयाब नहीं होता, ठीक है। CAPF एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रोसेस ऐसा बना दिया। अगर मैं होता ना पेपर 1 होता सीधा, तो मैं कहता कि यार कोई ना कोई तुक्का मार के निकल ही जाएगा, लेकिन पेपर 2 एक ऐसा इसमें रोड़ा है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे जाओगे तो उल्टे मुंह के गिरोगे, और बिलीव मी नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, सरप्राइज ये है, 6 महीने आप अपने आप को दो, 6 महीने के बाद आपका जो नाम है सुनहरे अक्षरों में जो है आपका रिटर्न एग्जाम की PDF में आएगा, और मेहनत करोगे तो फाइनल में भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब सोचो यार कि आपके जो पेरेंट्स हैं, मुझे क्योंकि जितनी भी जनता है ना मेरी, जो हमें देखने वाले हैं, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, जितने भी आप लोग वीडियोस देख रहे हो, मतलब मैं खुद एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर साहब जो हैं SI रिटायर हुए हैं BSF से, तो हम सब मिडिल क्लास भी नहीं कहूँगा, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एवरेज सैलरी अपनी सबकी जो है 50-60-70 हज़ार के आसपास होती है मैक्सिमम, ठीक है। अब जो गेस्टेड ऑफिसर लगे हैं उनके बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हो तो भाई आप तो माई बाप हो ठीक है। बाकी अमूमन जो है यही 30-40-50 हज़ार की सैलरी है हम सब की, ठीक है। तो देख लो अब 50 हज़ार अगर आपके पापा की सैलरी है, और आप अगर 6 महीने मेहनत कर लोगे तो लाख, 1.5 लाख के ऊपर पहुंच जाओगे सीधा। सोचो 1.5 लाख में क्या क्या चीज़ें बदल सकते हो, आपका अपना घर बदल सकते हो, माँ बाप के लिए अच्छी सुख सुविधाओं को उपलब्ध करा सकते हो। और मुझे तो लगता है कि यार हर बच्चे को पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। मेरे बारे में मत सोचो, ये मत सोचो कि मैं आपके लिए कुछ कर दूंगा, ठीक है। अब ये सोचो कि यार आप कितनी चीज़ें बदल सकते हो अगर आप एक अफसर बन जाते हो तो, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए आप रहने का ठिकाना बदल सकते हो, उनके लिए एक अच्छी गाड़ी ला सकते हो। और बहुत जनता है, मैं सच बताऊँ, मेरे पास भी आज खुद की गाड़ी नहीं है, सच बताऊँ तो, ठीक है। मैं कैब से ही ट्रैवल करता हूँ, गाड़ी नहीं ली है अभी तक, मान लो, या फिर जो भी है अप डाउन, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना है कि अच्छी कार लेंगे, ठीक है, एक अच्छा घर बनाएंगे, पेरेंट्स को घुमाएंगे, सभी सुख सुविधा उनको देंगे। तो यार ये चीज़ें ना सेक्रीफाइस मांगती है, ठीक है। अगर आप आज सेक्रीफाइस नहीं कर सकते तो कल को बहुत परेशान होना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए। आप सोचो कि कहीं आपको घूमने जाना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मान लो किसी शहर से दूर घूमने जाना है 4-5 दिन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा बंदा होगा, होने को तो देखो एक्सेप्शन तो कुछ भी हो सकता है, मैं आम बात कर रहा हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई इतना लग्जरियस होगा कि AC 3 टियर को छोड़ के 2 टियर फर्स्ट क्लास AC में जा सकता है या फ्लाइट पकड़ के जाएगा। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं जब आप एक अफसर बन जाएंगे तो आपके हाथ में पैसा होगा, आप अच्छे से जो है लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, आपकी लाइफ जो है टोटली चेंज हो जाएगी दोस्तों। तो यही कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ो, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने माँ बाप का सपना साकार करो, अपना सपना साकार करो। एक चीज़ तो मैंने देखी है दोस्तों, जिन जिन लोगों ने मेहनत की अपनी ज़िंदगी में वो कामयाब तो जरूर हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ या फिर बहुत आगे चला गया हूँ या मैंने बहुत कुछ बदल दिया है या बहुत कुछ मेरा बदल गया है।
ठीक है। लेकिन इतना है, जो जितनी मेहनत की है उतना भगवान ने मुझे दिया है। आज भगवान की वजह से ज़्यादा नहीं, 200, 250, 300 असिस्टेंट कमांडेंट ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ाया है बच्चों को, वो आज फोर्स में सर्व कर रहे हैं। और जब भी मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत प्राउड फील होता है। इवन कई बार तो ऐसा होता है जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो स्पेसिफिकली हमारे स्टूडेंट ही मिलते हैं वहाँ पे, तो एक अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है, तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। ठीक है, तो लाइफ में धीरे धीरे चेंज आ रहे हैं डेफिनेटली। आशा करूँगा कि आप एग्जाम को क्रैक करें, असिस्टेंट कमांडेंट बने, अपनी ज़िंदगी को चेंज करें, अपने माँ बाप की ज़िंदगी को चेंज करें, अपने भाई बहन की लाइफ को संवारें और अपने फ्यूचर को संवारें। क्योंकि देखिए, लाइफ में कभी ना कभी किस मोड़ पे जाके आपको शादी भी करनी पड़ेगी। अगर आप एक अच्छे ऑफिसर होंगे तो आपकी शादी अच्छे घर में होगी। ठीक है, अगर कहूँ, अगर बच्चों का जो फ्यूचर होगा वो अच्छा होगा आपका। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी बदल जाएंगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करना चाहूँगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि पढ़िए जितना ज़्यादा हो सकता है, बाकी जो मदद हमसे हो पाएगी हम करेंगे आपके लिए। ठीक है, और अगर आपको पार्ट 2 की डिटेल वीडियो ऐसे ही चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए पार्ट 2 वीडियो। तो डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन पार्ट 2 एज वेल, यानी कि पेपर 2। उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को नहीं पता है, तो वो भी मैं चाहूँगा कि आप लोग सीखें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करिए कुछ भी जो वीडियो के बारे में आपको अच्छा लगा हो, मेरा कोई मैसेज अच्छा लगा हो, कुछ भी। अगर आप किसी चीज़ को लेके मुझसे नाराज़ हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली आई विल रीड दैट, और जो भी हेल्प मुझसे हो पाएगी मैं आपकी करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। कोर्सेज़ के जितने भी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और आप व्हाट्सएप पे जो है इंक्वायरी करके कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी फंड ऐप से डायरेक्टली जाके भी कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।